आप सभी दोस्तों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, प्रजामंडल का टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज आपका टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, अपना यहाँ मुख्य मुद्दा 1857 की क्रांति और राजस्थान रहेगा। लेकिन इससे पहले क्रांति से संबंधित मुख्य जो बिंदु होंगे उन पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि क्रांति की शुरुआत राजस्थान से नहीं, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई को होगी। लेकिन इससे पहले क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। तो क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले उन पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो भी गतिविधियां हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम 1857 की क्रांति से संबंधित सामान्य जानकारी, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में क्रांति की गतिविधियां। आज अपना नया टॉपिक है 1857 की क्रांति। देखिए, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। क्रांति शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 तय की गई। दोस्तों, क्रांति की तिथि तय की गई थी 31 मई कि संपूर्ण भारत में एक साथ 31 मई को क्रांति करेंगे। इसके पश्चात क्रांति की योजना बिठूर कानपुर में बनाई गई थी। क्रांति की योजना बिठूर कानपुर यूपी में बनाई गई। इसके पश्चात क्रांति के समय गवर्नर जनरल, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन, क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इसी प्रकार क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। राजस्थान में एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो दोस्तों, क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी का पद किसके पास था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। इसी प्रकार क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं रोटी अथवा चपाती। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं रोटी था। इसी प्रकार क्रांति में सर्वाधिक सैनिक अवध से थे। क्रांति में कहां के सैनिकों ने सर्वाधिक भाग लिया था? अवध के सैनिकों ने।
क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। मेरठ यूपी। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इसी प्रकार क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। देखिए दोस्तों, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। क्रांति की तिथि तय की गई 31 मई 1857 को। क्रांति की योजना बिठूर कानपुर में बनाई गई थी। क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन। क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसके बारे में हम राजस्थान में जब क्रांति पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं रोटी। क्रांति के सर्वाधिक सैनिक या क्रांति में सर्वाधिक कहां के सैनिकों ने भाग लिया? अवध के सैनिकों ने। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और क्रांति का नेता बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। अभी हम बहादुर शाह जफर के बारे में 2-4 लाइनें नोट करेंगे, 2-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल शासक था। यद्यपि इसका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था। इसका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था। जफर नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए इसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम मुगल शासक था और इसे क्रांति का नेता बनाया गया। लेकिन इसने सितंबर 1857 में अंग्रेज अधिकारी हडसन के समक्ष दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के समीप आत्मसमर्पण कर दिया और इन्हें कैद करके रंगून, जो बर्मा म्यांमार में है, कैद करके वहां रखा गया और जेल में रहते हुए 1862 में इनका देहांत हो गया। यद्यपि ये क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था जीनत महल। इनकी पत्नी का नाम था जीनत महल। तो पत्नी के दबाव में आकर इसने क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और इसको गिरफ्तार करके रंगून में रखा गया। इसके 2 पुत्र मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान की गोली से हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, पहले हम बहादुर शाह जफर के बारे में 2-4 लाइनें क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो बहादुर शाह जफर, एक तो ये अंतिम मुगल शासक था। आपको पता होगा पहला मुगल शासक बाबर था। पहला मुगल शासक बाबर था जिसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अंतिम मुगल शासक था। जफर के नाम से कविताएं लिखता था। जफर के नाम से कविताएं लिखता था, जबकि इनका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था। इसके बसे आते पत्नी जीनत महल के कहने पर क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया था। इसने पत्नी जीनत महल के कहने पर क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया और सितंबर 1857 को
अंग्रेज अधिकारी हडसन के समक्ष हुमायूं का मकबरा के समीप आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों इसे क्रांति का नेता बनाया गया, लेकिन सितंबर में ही इसने हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जिसे मुगल कालीन कब्र कहा जाता है, इस मकबरे के समीप इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इन्हें गिरफ्तार करके रंगून, जो पहले बर्मा और वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, तो पहले म्यांमार देश का नाम बर्मा था, तो रंगून कहाँ है? बर्मा म्यांमार में, रंगून में रखा गया। 1862 में यहीं पर इनका देहांत हो गया और इन्हें रंगून में ही दफनाया गया। रंगून में ही दफनाया गया। इसके दो पुत्रों मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान की हत्या कर दी गई। ख्वाजा सुल्तान की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। जफर के नाम से कविताएं लिखता था, जबकि इनका वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय था। पत्नी जीनत महल के कहने पर क्रांति का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन इसने सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी हडसन के समक्ष दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा के समीप आत्मसमर्पण किया। इन्हें गिरफ्तार करके रंगून रखा गया और यहीं रहते हुए 1862 में इनका देहांत हुआ और यहीं दफनाया गया। और इसके दो पुत्र थे, मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बहादुर शाह जफर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध हुई। बहादुर शाह जफर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध हुई कि बहादुर शाह इतना बदनसीब था, उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन उसके मुल्क में नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में एक कहावत प्रचलित हुई, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था, उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन उसके मुल्क में नसीब नहीं हुई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, राणोजी बापू, जिनका संबंध सतारा महाराष्ट्र से था, वह अजीमुल्ला खान ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक तो राणोजी बापू जिनका संबंध सतारा महाराष्ट्र से था, एक अजीमुल्ला खान, ये नाना साहब के सहयोगी थे। इन दोनों ने मिलकर लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। अब एक मुद्दा आता है कि क्रांति की तिथि 31 मई तय की गई, लेकिन क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई। इसका वास्तविक कारण क्या था? देखिए, यद्यपि ये माना जाता है कि चर्बी वाले कारतूस क्रांति का वास्तविक कारण था, लेकिन दोस्तों चर्बी वाला कारतूस क्रांति का वास्तविक कारण नहीं था। ये केवल क्रांति का एक तात्कालिक कारण था।
अगर चर्बी वाले कारतूसों की घटना घटित नहीं होती तो भी क्रांति होती। अगर चर्बी वाले कारतूसों की घटना घटित नहीं होती तो भी क्रांति होती। तो ये केवल क्रांति का एक तात्कालिक कारण माना गया। तो अब हम बात करते हैं कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूसों के बारे में ये एक मुद्दा रखा गया, या चर्बी वाले कारतूसों के बारे में कहा गया कि इनके जो कारतूस हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने इसका विरोध किया। चर्बी वाले कारतूसों का नाम था एनफील्ड राइफल। इससे पहले जो बंदूकें चलती थी उन्हें ब्राउन ब्रेस कहा जाता था। एनफील्ड राइफल की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। मुख्य रूप से एनफील्ड राइफल का निर्माण बंगाल में होता था। इनका सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से विरोध करने वाला व्यक्ति था मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूसों का व्यक्तिगत रूप से विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन माना जाता है? मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था और उन्होंने ह्यूस्टन में बाघ नामक अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। इस आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। वो क्रांति के पहले शहीद कहलाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में क्रांति पढ़ने से पहले हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। क्रांति की जो मेन विशेषताएं, जो मेन घटनाएं थी, मेन बिंदु थे, उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण किसे माना जाता है? चर्बी वाले कारतूस। लेकिन क्रांति का केवल ये ही कारण नहीं था। क्रांति का केवल चर्बी वाला कारतूस ही कारण नहीं था। क्रांति के कुछ मेन जो फैक्ट हैं, मेन जो कारण थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, लॉर्ड वेलेस्ली की साइड संधि, 1813 का चार्टर एक्ट, 1850 का धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, 1854 का डाकघर अधिनियम, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इनके बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं चर्बी वाले कारतूस। देखिए दोस्तों, ये क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी वाले कारतूस क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी वाले कारतूसों का नाम था एनफील्ड राइफल। चर्बी वाले कारतूसों का नाम है एनफील्ड राइफल। इनका निर्माण बंगाल में मुख्यतः होता था। चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई और इससे पूर्व भारत में ब्राउन बेस नामक बंदूकें चलती थी। चर्बी वाले कारतूसों से पूर्व भारत में ब्राउन बेस नामक बंदूकें चलती थी। एनफील्ड राइफल पर या एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। चलाने से पहले इसे मुंह से खोलना पड़ता था, तो हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने इसका विरोध किया। हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने इनका विरोध किया
दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों के बारे में नाना साहब ने कहा था, नाना साहब ने चर्बी वाले कारतूसों के बारे में कहा था, ये नीली टोपी वाली बंदूक चलाने से पहले ही व्यक्ति को मार देती है। नाना साहब ने चर्बी वाले कारतूसों के बारे में कहा था, ये नीली टोपी वाली बंदूक चलाने से पहले ही व्यक्ति को मार देती है। तो नाना साहब ने कहा था यह नीली टोपी वाली बंदूक चलाने से पूर्व ही व्यक्ति को मार देती है। तो दोस्तों हम क्रांति का तात्कालिक कारण देख रहे थे और तात्कालिक कारण कौन सा बना? चर्बी वाला कारतूस। अब इन चर्बी वाले कारतूसों का व्यक्तिगत रूप से विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? मंगल पांडे। तो दो चार जो लाइनें हैं हम मंगल पांडे के बारे में नोट करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों का सर्वप्रथम विरोध करने वाले मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इनका सर्वप्रथम विरोध किया। मंगल पांडे के द्वारा इसका सर्वप्रथम विरोध किया गया। मंगल पांडे, अब दो तीन लाइनें इसके बारे में देखिए। ये बलिया यूपी के निवासी थे। मंगल पांडे बलिया यूपी के निवासी थे, जाति से ब्राह्मण, ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। दोस्तों देखिए इसी लाइन में दो क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से था? बैरकपुर सैनिक छावनी पश्चिम बंगाल, बैरकपुर सैनिक छावनी पश्चिम बंगाल। और कौन सी सैनिक टुकड़ी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसी लाइन में दो क्वेश्चन है आपके। कौन सी सैनिक छावनी? बैरकपुर सैनिक छावनी। कौन सी सैनिक टुकड़ी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने हुसन व बाघ की हत्या कर दी। हुसन व बाघ नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। रॉबर्ट हुक ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। रॉबर्ट हुक ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये क्रांति के प्रथम शहीद कहलाए। ये क्रांति के प्रथम शहीद थे। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में क्रांति के पहले शहीद थे अमरचंद भाटिया। राजस्थान में क्रांति के पहले शहीद अमरचंद भाटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हमने चर्चा की है
कि चर्बी वाला कारतूस केवल क्रांति का कारण नहीं था। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीतियां क्रांति का कारण बनी, तो पहले हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड डलहौजी की नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत की नीति, राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति, इन नामों से जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। जैसे उसके द्वारा जो व्यपगत की नीति अथवा गोद निषेध नीति जारी की गई, उसके तहत किस किस को हड़पा गया। और आपको याद हो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। अवध को कुशासन के आरोप पर हड़प लिया गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर किस रियासत को हड़प लिया था, तो आपका उत्तर होगा अवध। अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। तो केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, महत्वपूर्ण कारणों पे चर्चा कर रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी एक तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। डाक था, रेलवे की शुरुआत इसी के समय हुई थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की नीतियां क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीतियां गोद निषेध नीति अथवा व्यपगत नीति, और एक इनकी नीति थी राज्य हड़प नीति, लैप्स की नीति। तो गोद निषेध नीति के किस किस को शिकार बनाए गए, किस किस को शिकार कब बनाया गया, तो ये भी क्रांति का कारण थी। राज्य हड़प नीति अर्थात कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया गया था। तो इसमें आप देखिए गोद निषेध नीति के शिकार। गोद निषेध नीति के शिकार 1848, 1849, 1850, 52, 53, 54, 55 और 1856। 1848 में सर्वप्रथम इस नीति का शिकार बनाया गया था सतारा। 1848 में इस नीति का सबसे पहले शिकार किसे बनाया गया? सतारा को। 1849 में जैतपुर व संबलपुर। 1850 में बाघाट। 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी। 1854 में नागपुर। 1855 में करौली और 1856 में अवध। तो दोस्तों इस शिकार बनाए गए गोद निषेध नीति के 1848 सतारा, 1849 जैतपुर व संबलपुर, 1850 बाघाट, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1855 करौली और 1856 अवध। तो दोस्तों आप इसमें एक लाइन और याद रखना, नोट। डलहौजी ने 1856 में अवध को
कुशासन के आरोप पर हड़प लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह, अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। दोस्तों इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कुशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़पा गया था, किसे हड़प लिया गया था, अवध को, और उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, तो दोस्तों हम क्रांति के कुछ जो कारण है, फैक्ट, जो मेन ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक कारण है आपका चार्टर एक्ट 1813। क्रांति का ये भी एक कारण माना जाता है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे दी। अब भारतीय लोगों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उसका विरोध किया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या घोषणा की गई, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दे दी गई और भारतीयों को यह महसूस होने लगा कि हिंदू धर्म का पतन और ईसाई धर्म को उन्नति पर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए अंग्रेजों का विरोध किया गया। इसी प्रकार एक एक्ट है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। दोस्तों एक एक्ट है, एक अधिनियम है, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत यह घोषणा की गई कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा या जो भी भारतीय ईसाई बन जाएगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत क्या घोषणा की गई कि जो भी भारतीय ईसाई बन जाएगा उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस अधिनियम का भी मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस अधिनियम के तहत क्या घोषणा की गई, इस अधिनियम के तहत घोषणा की गई जो भी भारतीय ईसाई बन जाता है उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ये भी क्रांति का एक कारण बना। इसी प्रकार डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम 1854।
ये एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इस अधिनियम से पूर्व भारतीय सैनिकों को जो अंग्रेजों की सेना में शामिल थे उन्हें निःशुल्क डाक सेवा उपलब्ध होती थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया। डाकघर अधिनियम के तहत, इसके तहत सैनिकों को मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार क्रांति का एक और कारण था, एक अधिनियम देखिए वैसे क्रांति के बहुत अधिक कारण थे, लेकिन हम केवल यहां फैक्ट देख रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। एक अधिनियम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। एक अधिनियम था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ये घोषणा की गई कि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों को जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां सहायता के लिए पहुंचना पड़ेगा, अर्थात भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत ये घोषणा की गई अंग्रेजों की सहायता के लिए या अंग्रेजों की सहायता करने के लिए भारतीय सैनिकों को नए मार्गों पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे अधिनियम थे जिनके तहत या जिनकी गतिविधियों के तहत अपन कह सकते हैं कि क्रांति को बढ़ावा मिला। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट एक क्लियर हो गया होगा, ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत जो भारतीय ईसाई बन जाता था उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था, इसलिए लोग अधिक से अधिक ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। डाकघर अधिनियम 1854, इसके तहत जो निःशुल्क डाक सेवा मिलती थी प्रारंभ में उसे समाप्त कर दिया गया। और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, इसके तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि अंग्रेजों को जहां जरूरत पड़ेगी भारतीय सैनिकों को नए मार्गों पर भी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ फैक्ट थे जो क्रांति के कारण बने, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम क्रांति के स्वरूप या प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रांति का स्वरूप अथवा प्रकृति, इनका कारणों से कोई लेना देना नहीं है। क्रांति के कारण अलग होते हैं, स्वरूप या प्रकृति अलग होती है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्रांति को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्रांति का स्वरूप अथवा प्रकृति। क्रांति का स्वरूप अथवा प्रकृति, इसमें नंबर 1 सैनिक विद्रोह, नंबर 2 राष्ट्रीय विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह
सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष। इसके पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक है सामंतवादी विद्रोह। सामंतवादी विद्रोह। और एक प्रकृति या स्वरूप आता है नए प्रथम, नए राष्ट्रीय और नए स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, ये क्रांति के कारण नहीं है, एक क्रांति का स्वरूप अथवा प्रकृति है कि किस किस विद्वान के अनुसार क्रांति क्या थी। तो सैनिक विद्रोह बताने वाले जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, मालेसन, मुंशी जीवनलाल, मुंशी जीवनलाल, इनके द्वारा क्रांति को 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह बताया गया। राष्ट्रीय विद्रोह बताने वाले बेंजामिन डिज़रायली, जो ब्रिटिश सांसद थे, बेंजामिन डिज़रायली। मुस्लिम षड्यंत्र, सर जेम्स आउट्रम। 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र बताने वाले सर जेम्स आउट्रम थे। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, LER रीज, LER रीज के द्वारा इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह यानी भारतीय लोगों को धर्मांध बताया। सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताने वाले थे होम्स। सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य संघर्ष बताने वाले होम्स। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताने वाले विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। दोस्तों, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सामंतवादी विद्रोह बताने वाले जवाहरलाल नेहरू। और नए राष्ट्रीय, नए प्रथम, नए स्वतंत्रता संग्राम RC मजूमदार। RC मजूमदार के द्वारा इसे नए प्रथम, नए राष्ट्रीय, नए स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, ये क्रांति का स्वरूप अथवा क्रांति की प्रकृति है। इनका क्रांति के कारणों से कोई लेना देना नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए, क्रांति से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का जो नाम है और इनके जो राइटर हैं उनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। इस बिंदु के बाद अपना मुख्य पार्ट होगा राजस्थान में क्रांति की घटनाएं। तो दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य राजस्थान में क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना है, लेकिन प्रारंभ में एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई है आपकी। मैं मानता हूं कि मैंने भारतीय दृष्टिकोण से आपको क्रांति का जो टॉपिक पढ़ा है वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। अगर हम भारत में क्रांति घटनाएं पढ़ते हैं, लगभग 2 से 2.5 घंटे का मैटर उसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन अभी हम केवल राजस्थान से संबंधित बातें कर रहे थे, इसीलिए केवल मेन फैक्ट बताए गए हैं आपको। तो क्रांति से संबंधित 2-3 पुस्तकें और देख लीजिए, और उसके बाद अगले वीडियो में हम केवल राजस्थान में क्रांति की घटनाओं की ही चर्चा करेंगे। तो क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें
1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें। एक पुस्तक है 1857, पुस्तक का नाम ही 1857 है, 1857, और इसके लेखक हैं S.N. सेन। इसके लेखक कौन है? S.N. सेन। तो पुस्तक का नाम ही 1857 है। नंबर 2, द ग्रेट रिबेलियन। एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, इसके राइटर है अशोक मेहता। और एक पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इसके राइटर है वी.डी. सावरकर। दोस्तों, ये क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में क्रांति और राजस्थान में क्रांति से संबंधित घटनाएं। ये एक सामान्य जनरल चैप्टर था आपका। तो इस पहले वीडियो में हमने भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात हम बात करेंगे राजस्थान में क्रांति और उससे संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं।